डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो भी 4 लाइन का है। हम उस कविता में फाइनली लास्ट वर्ड को देखते हैं। तो आखिरी शब्द हमारा क्या होता है? देखिए, आखिरी वर्ड को हमने देखा, इसको अंडरलाइन कर दिया। तो सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करते हैं हम, और इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसको आप पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। पहले समझ लीजिए, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नारायण विष्णु, आपका इंग्लिश टीचर, और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोएट हैं वो हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, ये जो पोएम है, ये आपकी पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दिलचस्प आपको होने वाली है, क्योंकि इस पोएम में आपको बहुत सी नई चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी, और साथ साथ में अपने सोशल एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी मिलेंगी, जिससे आप लोग बहुत सी चीज़ें आप ऐसे अपने सोसाइटी में देखते हो कि जो जिसको आप बुरे शगुन कहते हो, है ना, अपशगुन कहते हो। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे निकलते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप रास्ते से कहीं जा रहे हो और रास्ते पे एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम क्या करते हैं, उसे एक बुरा अपशगुन मान के वहीं रुक जाते हैं, या फिर अपने स्लीपर को आगे फेंक देते हैं, चप्पल को आगे फेंकते हैं, या कोई उधर से इस रास्ते को क्रॉस कर लेता है तो हम उसे क्या मानते हैं, अच्छा मान लेते हैं कि हाँ अब रास्ता सही हो गया है। ऐसे बहुत से लोग, कौवा बैठ जाता है तो फ़ोन कर देते हैं कि भैया ये इनके साथ घटना घट गई। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी हमारी समाज में, सोसाइटी में होती हैं। अच्छा, ये किसी को कोई प्रमाणित नहीं होता है, हम इस पर बहुत ही फ्लुएंटली विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ लोग कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या इसका मतलब है कोई जानता नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे जो ये पोएट हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अपनी इस कविता में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं कि देखिए, प्रकृति जो होती है, हमारा नेचर जो होता है, नेचर में बहुत सी ऐसी पावर हैं, मतलब कि बहुत सी ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, जिसमें इतनी पावर होती है जो निगेटिविटी को शो करते हुए हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है, जिसमें पहला आपका क्रो आता है और दूसरा आपका आता है हेमलॉक ट्री। जबकि आप जब मैं पोएम को डिस्कस करूँगा, पोएम पे मैं एक्सप्रेस करूँगा, तो आपको जानकारी हो जाएगी। पहले आपको बता देते हैं कि इसमें दो चीज़ें आपकी बेसिक बताई गई हैं, एक कौवा है और एक हेमलॉक ट्री, जिसे बेसिकली आप धतूरा कहते हो, बट ये इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, हेमलॉक ट्री होता है। अब आइए, दोनों क्या होते हैं, एक बुरा अपशगुन मान, जैसे कौवा तो ऑलरेडी क्या होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, बहुत उसको लोग बुरा मानते हैं। और धतूरा भी क्या होता है, एक जहरीला पौधा होता है, जिसको खा लेने से लोग बावले हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे आपको ने सुना होगा ना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाया खाए बोराए जगह पाए बोराए। वहाँ पे कनक का मतलब एक धतूरा भी होता है, और एक कनक का मतलब होता है सोना, यानी कि सोना के पाने से लोग बौरा जाते हैं, और धतूरा के खाने से बौरा जाते हैं। तो वहीं पे जो धतूरा हमारा है, ये भी एक क्या होता है, एक निगेटिव होता है। और ये दोनों जो निगेटिविटी हैं, यानी कि जो निगेटिव ये थिंग्स हैं, ये बेसिकली हमारे पहले स्टेंजा में ही दे रखी हैं। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, जिसे इसमें आपको पहला दिखाई दे रहा होगा क्रो। यहाँ पे ये भी आपका एक निगेटिव थिंग्स है, यानी कि निगेटिविटी को शो करता है। और एक यहाँ पर दे रखा है हेमलॉक ट्री, जो कि ये भी निगेटिव चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो पोएट ने जो अपनी पोएम में चीज़ों को अच्छे से बताया है, ये टाइम जो होता है, उसने टाइम को भी मेंशन किया है। टाइम मीन्स आप समझिए, यहाँ पे दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ़ के कण होते हैं। अब आप सोचिए कि बर्फ़ के कण किस मौसम में होते हैं, बेसिकली ठंडी के मौसम में होते हैं। भाई, गर्मी के मौसम में बर्फ़ का कण का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, स्नो की बात की गई है, जो कि ये भी एक तरीके से क्या है, बर्फ़ की बात की गई है। ये भी एक निगेटिव होता है। जैसे देखिए बेटा, हम लोग अक्सर जो स्नो होती है वो कोल्ड होती है, और कोल्डनेस जो हमारा होता है वो भी एक तरीके से क्या होता है, बुरा अपशगुन ही होता है। मतलब लोग कहते हैं ना, कोल्ड पोजीशंस होती है, इनकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो, जो हमारा वो जिसको आप मलहूस दिन कहते हो, बहुत ही मलहूलियस वाला दिन होता है, ये बहुत ही अच्छा दिन नहीं है हमारे लिए, बहुत ही ये होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी राइमिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से डिवाइस का प्रयोग किया गया है। साथ में आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि राइमिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है, और सेंट्रल आइडिया इसका क्या है। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले स्टेंजा में। देखिए, पहले स्टेंजा में दिया गया है, द बे अक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि द बे, यानी कि एक यहाँ पे पोएट जो है, पोएट एक रास्ते से जा रहा होता है, यानी कि पोएट जो है एक रास्ते से जा रहा होता है, और इसी रास्ते पे जो है एक पेड़ होता है, यानी कि इस रास्ते पे क्या होता है,
एक यहाँ पे पेड़ की जिक्र की गई है कि जैसे आप मान लीजिए मैं आपको एक पेड़ बना देता हूँ करके, है ना, थोड़ा अपने डिजाइन में मैं पेड़ को ड्रा कर रहा हूँ, है ना, और फिर ऐसे ऐसे करके मैं पेड़ों को ड्रा कर देता हूँ। ये मान लो एक पेड़ है। अब इसी के पेड़ की एक डाली पे क्या होता है, कौवा बैठा होता है। ये आपका कौवा बैठा होता है जो क्या करता है, जो आपका राइटर है, ठीक है, तो राइटर जो है यहाँ से जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो कौवा होता है, एक यहाँ आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी कि एक कौवा बैठा हुआ है और उस पर एक पेड़ है, एक ट्री पे वो गिरा रहा है बर्फ़ के कण को, है ना। वहाँ भी आप देख लीजिए और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दे रखा है आपका, ये जो कवि है एक रास्ते से गुजर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इस पोएम में ये जिक्र नहीं किया गया है कि पोएम में कि जो पोएट है वो खड़ा है या फिर उस रास्ते से गुजर रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। आप चाहे खड़ा कह सकते हो, स्टैंडिंग कह सकते हो, स्टैंड कह सकते हो, या फिर वहाँ पे कह सकते हो कि वॉक ऑन दैट, है ना, चल रहा होता है। तो पेड़ जो होता है यहाँ पे कहता है कि एक कौवा है, यानी कि एक रास्ते से पोएट गुजरता है और उस रास्ते पे क्रो जो कि कुछ हिलाता है। क्या हिलाता है, हेमलॉक ट्री के कुछ टहनी होती है उस पर बैठा होता है, उसको हिला देता है। और जिसे सूक डाउन, मतलब सूक मतलब होता है सेक, हिलाना, ठीक है। डाउन, सूक डाउन मतलब होता है नीचे की आना। ऑन मी, मेरे ऊपर आ जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का कण जो होता है कौवे के हिलाने से क्या होता है, मेरे ऊपर आता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि ये पूरा सेंटेंस है कि एक जो रास्ता है उस पर कौवा एक हेमलॉक के ट्री पे बैठा है, उसको हिलाता है जिससे कि बर्फ के कुछ कण जो होते हैं मेरे ऊपर, ऑन मी, डाउन मतलब होता है नीचे आ जाते हैं। सूक डाउन मतलब होता है नीचे गिरना, मेरे ऊपर गिर जाते हैं। किसके द्वारा, एक कौवा जो हिला रहा होता है, किसको, हेमलॉक ट्री को। तो यहाँ पहले स्टेंजा में केवल ये बताया गया है कि जो पोएट है वो एक रास्ते से जा रहा होता है और वहाँ पे क्या है कि एक कौवा उस पेड़ पे बैठा है और उस पेड़ को हिला देता है और जो कि बर्फ़ के कण जो उस पे लदे होते हैं वो कुछ गिर जाते हैं। अब यहाँ पे केवल इस पोएम में यही बताया गया है। डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो भी 4 लाइन का है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, यानी कि जो पोएट है ओवरऑल इसमें बताया गया है कि पोएट उस दिन बहुत ही उदास होता है और वो उदासी भरे मनोदशा को लेकर के वो जा रहा होता है। रास्ते में एक कौवा जो कि हेमलॉक ट्री पे बैठा था वो क्या करता है, उस पर थोड़ा फड़फड़ाता है जिससे कि उससे जो बर्फ़ के कण होते हैं उस पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। और जब वो पोएट के ऊपर गिरते हैं और उसके पोएट के ऊपर वो बर्फ़ के गिरने से उसकी जो माइंड सेट होता है, जो उसकी मूड होता है वो बदल जाता है। और पोएट का जो बचा हुआ दिन था, जो बेकार होने वाला था, जो बिल्कुल सैडनेस में, उदासी में बीतने वाला था, इस घटना के घट जाने से बिल्कुल चेंज हो जाता है और बाकी जो पार्ट होता है उसके डे का वो बहुत ही अच्छे से बीतता है। यही बताया गया था। आइए बात करते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब कि इस हैज़ गिवन यानी कि ये गिवन मतलब होता है देना, प्रदान करता है, देता है, माई हार्ट मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड यानी कि एक जो हमारी मनोदशा का जो अंदर एक बदलाव, यानी जो कि हमारे माइंड मस्तिष्क पे आ जाता है, यानी कि जो हमारे मूड था, यानी कि हमारी जो मनोदशा थी, हमारा मिजाज था, वो क्या होता है, एक बदलाव, यानी उसमें एक बदलाव होता है। एंड सेव्ड, और कुछ पार्ट, सेव सम पार्ट, और जो होता है बच जाता है। सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का, यानी एक दिन का कुछ हिस्सा जो हमारा होता है, कुछ पार्ट जो हमारा होता है वो सेव हो जाता है। आई हैड ड्रीम्ड, जो कि हमारे द्वारा, यानी मैं, आई हैड ड्रीम्ड का मतलब समझिए, जो कि बहुत ही उदासी, यानी कि जो मैं बहुत ही उदास था, रिग्रेट फील कर रहा था, यानी कि ड्रीम्ड मीन्स क्या होता है, रिग्रेट फील करना। मैं बहुत ही उदास फील कर रहा था, उदासी में बीत रहा था और इसने क्या किया, इस उदासी भरे लाइफ को हमारे, यानी कि हमारे जो पार्ट थे, डे के पार्ट को उसने क्या किया, बचा लिया। तो ओवरऑल पोएम में यही बताया गया कि कैसे एक कौवा के बर्फ़ के गिराने से, यानी कि वो कौवा जो होता है हेमलॉक ट्री पे बैठ करके उसको हिलाता है, बर्फ़ गिरती है पोएट के ऊपर और पोएट की जो मनोदशा होती है पूरी चेंज हो जाती है। ये ओवरऑल इसकी स्टोरी है बेटा। तो यहाँ पे मैंने समझाया, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन बताया। यहाँ पे ध्यान समझिएगा बेटा, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे समझना है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी राइमिंग क्या होती है। इसकी राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइमिंग के बाद बताएंगे इसमें डिवाइसेस कौन कौन से यूज की जाती है। डिवाइस मतलब जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच के, तो पेपर में आता है बेटा, ध्यान देना, फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है। तो यार
आप ध्यान रखिएगा बेटा, अंग्रेजी में भी आपको अलंकार को पढ़ना है, डिवाइस को पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है। डियर स्टूडेंट, राइमिंग की बात करते हैं तो राइमिंग बहुत ही आसान होता है फाइंड करना। कैसे हम राइम को फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपको। देखिए राइमिंग, देखिए आपकी पूरी ओवरऑल 4 लाइन की, और ये 4 लाइन, ये 8 लाइन की एक पोएम लिखी हुई है। और राइमिंग जब भी फाइंड होती है बेटा, तो जब राइम फाइंड करते हैं हम, तो लास्ट वर्ड को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? लास्ट वर्ड। अब जैसे आपकी 4 लाइन है, तो लास्ट में क्या लिखा है बेटा? क्रो। उसके बाद क्या लिखा है? मी। फिर स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट और र्यूड। यानी हम जो भी हमारी कविता होती है, हम उस कविता में फाइनली लास्ट वर्ड को देखते हैं। तो आखिरी शब्द हमारा क्या होता है? देखिए आखिरी वर्ड को हमने देखा, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके हम राइमिंग को मिलाने के लिए इसके ध्वनि को, यानी कि इसके साउंड को मैच करते हैं। जैसे हमने कहा क्रो, अब क्रो की साउंड क्या निकल रही है? क्रो निकल रही है। तो इसको हमने नाम दे दिया, राइमिंग का नाम ए दे दिया। क्या दे दिया? ए। देखिए राइमिंग को फाइंड आउट करने के लिए ABCD का प्रयोग करते हैं हम बेटा, ठीक है। तो हमने कहा ए, मतलब क्रो का जो साउंड था हमने उसका नाम दे दिया, ए दे दिया। अब देखिए मी, आप मी को बोलो, क्या लग रहा है? क्या एक क्रो से अलग है या उसी के जैसा है? अब यहाँ क्रो मी अलग अलग है। क्रो में ओ आ रहा है, मी में ई आ रहा है, तो ये हमारा हो गया बी, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि हमारा हो गया ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर स्नो। अब देखिए स्नो में जो हमारा साउंड है स्नो का, वो क्रो से मैच कर रहा है। देखो स्नो, नो, क्रो, क्रो, ओ, है ना। स्नो में ओ आ रहा है, और यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, तो इसका भी राइमिंग, यानी कि क्रो और स्नो हमारा क्या है? एक जैसा है, तो इसका राइमिंग हो गया ए। अब आइए ट्री, तो ट्री का किससे मैच कर रहा है? मी से मैच कर रहा है। देखो ट्री मी, ट्री मी, तो यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी। अब आइए इस पे देखते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है हार्ट, तो हार्ट का किससे मैच कर रहा है बेटा? इन चारों में से किसी से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। हार्ट, टा, हर्ट। अब टा किसी में ये नहीं है, तो इसका नाम दे दिया हमने सी। अब आइए मूड, क्या दे दिया? मूड। अब मूड में भी किसी का नहीं बेटा, सबसे अलग है ये। क्या है ये? सबसे अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। देखिए हमको 4 साउंड सुनाई दिए हैं बेटा। एक आया है क्रो, ओ, स्नो, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, ये अलग है, टा रहा है। मूड, डा रहा है। एंड पार्ट, देखिए हर्ट, हर्ट, हार्ट एंड पार्ट, तो हार्ट एंड पार्ट क्या हो गया बेटा? आपका एक जैसा हो गया, तो ये हो गया सी। अब आया र्यूड, मूड, र्यूड, मूड, ये आ गया एक जैसा। तो ओवरऑल इसकी राइमिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? लास्ट के वर्ड को मैच करते हैं, जिसकी साउंड जिससे मिल जाती है वही उसका राइम हो जाता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मैच करे ही करे, अगर मैच करता है तो उसी के जैसा हो जाता है। अगला जो आपका पोएम है फायर एंड आइस, फायर एंड आइस में आप देखोगे कि ऊपर का भी कुछ राइमिंग नीचे वाले से मैच करेगा, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल राइमिंग क्या बन जाती है बेटा? ऊपर वाले में देखो पहले स्टेंजा का ए बी, और इस वाले का सी डी। पेपर में ऐसे आता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या होगा? ए बी। अब इसको एक साथ लिख लो, ए बी सी डी और सी डी, ये हमारा हो गया, ठीक है। ए बी एंड सी डी, तो ये इसका हो गया राइमिंग। कोई दिक्कत बेटा? अब बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। तो इसकी जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहले सेंट्रल आइडिया को मैं पढ़ दूंगा और फिर उसकी हिंदी में समझा दूंगा बेटा। चलिए, तो सेंट्रल आइडिया को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करते हैं हम, और इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसको आप पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। पहले समझ लीजिए, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो आपकी ये डस्ट ऑफ स्नो है, एक छोटी एक लघु पोएम है, कविता है, जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दिस पोएम, यह कविता एक्सप्रेस मतलब होता है, यहाँ उल्लेख करती है, बताती है द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी वस्तुओं के महत्व को ये दर्शाती है, शो करती है। दैट, जो, कैन चेंज, बदल सकते हैं, वंस मूड, किसी एक का मिजाज, मनोदशा को बदल सकते हैं। द पोएट हैज मेंशनड, मतलब मेंशन मतलब होता है, मेंशन मतलब दर्शाया है, किसको दर्शाया है? क्रो को और हेमलॉक ट्री को, इन दिस पोएम, अपनी कविता में। यानी कि पोएट जो है क्रो और हेमलॉक ट्री को अपनी कविता में वो दर्शाता है।
दैट, जो कि यहाँ दैट का मतलब जो होगा बेटा, यहाँ भी दैट का मतलब जो होगा। आगे आपको बताऊंगा, ग्रामर में मैंने पढ़ाया हूँ और कई बार मैंने बताया है कि जो कि 5 अंग्रेजी होती है, यहाँ दैट का मतलब की नहीं होगा, दैट का मतलब जो होगा। यहाँ भी होगा दैट कैन, जो कैन चेंज यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ दैट, ये भी दैट मतलब जो। दैट आर बिलीव्ड, जो माने जाते हैं, टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। बैड मतलब होता है बुरा, ओमेन मतलब होता है शगुन, यानी कि बुरे शगुन के प्रतीक माने जाते हैं। द पोएट डिस्क्राइब, पोएट क्या करता है, आगे उल्लेख करता है, द डार्क, अंधकार को, अंधेरे को, डिप्रेसिव, तनावपूर्ण लाइफ को, एंड बिटर, जो कड़वे होते हैं या जहरीले चीज़ों को वर्णन किया है। साइड ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर के साइड होते हैं, यानी कि नेचर में जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपका निगेटिविटी होती है, उसको शो किया है उन्होंने। टू प्रेजेंट इन हिज सिमिलर मूड, अपने वर्तमान की जो सिमिलर, उसी के जैसी, यानी कि उसने कंपेयर करता है। यहाँ बेटा आपको बताऊंगा कंपैरिजन होता है इसके, एक जो मूड होता है, यानी कि अपने मूड को, वर्तमान मूड को उसने क्या किया है, इस निगेटिविटी से शो किया है कि जिस तरीके से मैं उदास हूँ, ये भी चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव चीज़ों को शो करती हैं। लेकिन जो है, व्हेन, जब, द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री, जब कौवा हेमलॉक ट्री को हिलाता है, एंड स्नो पार्टिकल, और जो बर्फ के जो कण होते हैं, फेल, गिरे हैं, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर गिरते हैं। हिज मूड, उसका जो मिजाज होता है, मनोदशा होती है, चेंज सडनली, अचानक ही बदल जाती है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, बी गेट, हमें प्राप्त होता है, अ मैसेज, एक संदेश, दैट, जो, दैट की, बी शुड होप, कि हमें, अब यहाँ बेटा दैट का मतलब की होगा, दैट बी शुड, कि हमें, शुड होप, आशा रखनी चाहिए, फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए, इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, अगर मान लो हमारे पास कोई बहुत ही बुरी परिस्थितियां हैं, यानी कि बुरी परिस्थितियों में भी हमको एक अच्छे की आशा रखनी चाहिए। वी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना चाहिए, दैट, कि नेचर एंड द इट्स ऑब्जेक्ट, की जो प्राकृतिक होती है, प्राकृत होती है, और जो इसके वस्तुएं होती हैं, हैव द एबिलिटी, उनके पास इतनी शक्ति होती है, पावर होती है, एबिलिटी होती है, टू मेक, बनाने के लिए, वन हैप्पी, किसी एक व्यक्ति को खुश बनाने के लिए उनके पास इतनी पावर होती है। एंड और कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और वो क्या करते हैं, जब हम होप से हम लेस हो जाते हैं, आशा से विहीन हो जाते हैं, निराशा छा जाती है, तो उसे वो कम आउट मतलब बाहर निकाल देते हैं हमको, यानी कि यही इसमें बताया गया है। अब आइए, इसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपके पोएटिक डिवाइस पे बेस करते हैं। तो यहाँ मैंने ये सेंट्रल आइडिया दे दिया हूँ, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप पूरा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बात करूँगा इसकी डिवाइसेस के बारे में। तो आइए बात करते हैं इनके डिवाइसेस की। डिवाइसेस मीन्स जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच कहते हो। तो यहाँ पहले लाइन में आप देखते हैं, देखिए ये आपकी चारों लाइन की कविताएं हैं, और ये 4 इधर 8 लाइन आपका हो गया। ये 8 लाइन की कविता में, इनकी पोएम में कौन कौन से डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो पहला देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है एजोनेंस। एजोनेंस मीन्स क्या होता है, ये अलंकार तब हमारे लिए प्रयोग किया जाता है, या जब आता है, जब हमारा साउंड जो है, वावेल साउंड, एक लाइन में, सारे लाइनों में केवल वावेल साउंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखते हैं, दूसरी लाइन में, सूक डाउन ऑन मी, देखिए सूक डाउन ऑन मी, बार बार वावेल साउंड का प्रयोग हो रहा है। सूक, ओ, डाउन, ओ, ऑन, ओ, मी, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान सकते हैं, सूक डाउन ऑन मी, इसमें क्या किया गया है, बार बार वावेल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एजोनेंस आपका डिवाइस पोएटिक मिलता है, ठीक है। यहाँ पूछ भी लेता है कि कौन सी लाइनों में प्रयोग किया गया है। अब आइए दूसरा तो इंजेममेंट। ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो तब प्रयोग होता है जब किसी भी पोएम में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, यानी लास्ट में केवल फुल स्टॉप हो, तो वहां पे इंजेममेंट आता है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी लाइन में, आप अपनी बुक में भी देखिएगा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क पोएट ने नहीं यूज किया है, यानी कि नो पंक्चुएशन मार्क यूज। इस पूरे इंटायर पोएम में आप देख सकते हो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, केवल 2 लाइनों का ये है आपका, पहला लाइन, दूसरा लाइन। दूसरा आता है मेटाफर। मेटाफर मीन्स जब किसी वस्तु की तुलना, यानी कि जो 2 वस्तुएं होती तुलना होती है, ठीक है, तो वहां पे जब तुलना की जाती है जिसमें कोई हम लाइक एज का यूज ना करते हुए तुलना करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट और स्नो, यानी स्नो की तुलना की गई है डस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपेयर होता है, कंपेरिजन किया गया है किससे,
स्नो का कंपेरिजन किया गया है डस्ट से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आया, मेटाफर। उसके बाद आपका आता है इमेजरी। इमेजरी मीन्स देखिए बेटा पूरी ये कविता हमारी काल्पनिक है, मतलब कल्पना पे बेस करती है। पोएट जो है वो इमेजिन कर रहा है कि मैं रास्ते सजा रहा हूँ, इसकी एक इमेजरी है। तो इस पूरे पोएम में आपको इमेजरी देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखते हैं बेटा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मीन्स होता है विरोधाभास, यानी कंट्रास्ट क्या है, तो यहाँ पे आपके दो चीजें प्रयोग की गई है बेटा। हमने लिख दिया है क्रो और स्नो। यहाँ पे आप देखिए एक आपका आया है क्रो और एक आपका आया है स्नो, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। क्रो कौवा जो कि काला होता है और स्नो बर्फ जो कि सफेद होती है। तो सफेद और काला ये अलग अलग आप उसे सिंपली समझ सकते हो, उसे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे आपको। तो कौवा काला होता है, बर्फ सफेद होता है, तो ये हमारा कंट्रास्ट हो गया। बात करते हैं सिंबोलिज्म। एक अगला हमारा पोटी डिवाइस होता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब जिसको आप कहते हो सिंबल। यहाँ पर कविता में प्रयोग किया गया पोएम में दो चीजें, एक आपका आता है बेटा देखिए क्रो का प्रयोग किया गया, एक आपका आया है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री और क्रो ये दोनों क्या है बेटा, सिंबल के तरीके से प्रयोग किए गए हैं। क्रो जो है एक तरीके से बैड ओमेन के रूप में माना गया है, यानी कि अपशगुन के रूप में माना गया है। और जो आपका हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री को मृत्यु माना गया है, यानी कि इसको क्या माना गया है, एज अ मृत्यु के रूप में दिखाया गया है। भाई धतूरा आप खाते हो तो आप मर जाते हो, ठीक है, ऐसा, क्योंकि वो जहर उसमें होता है। तो यहाँ पे ये डेथ को शो करता है और ये बैड ओमेन को शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे हो गए एज अ सिंबल के तौर पे यूज होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इन चार लाइनों में कौन कौन से आपके आते हैं बेटा। तो इस चार में एक आपका आता है, देखिए इसमें चारों में आपके आते हैं एलिट्रेशन। क्या आता है आपका, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में, यानी कि जब पोएम की सेंटेंस होती है उसमें आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं या कॉन्सोनेंट आपके जो लेटर होते हैं बार बार रिपीट कर रहे हों, जो आपके लेटर हो, जैसे आपका एच और एच दूसरे लाइन में जहाँ पे देखिए एच और एच रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे लाइन में तो आपका साउंड से, यानी कि शेप और साउंड दो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पांचवी लाइन में और सातवीं लाइन में आपका एलिट्रेशन अलंकार होता है, यानी कि आपका जो फिगर आप यूज होती है। ओवरऑल इसमें एक और आपका होता है सिंडाकॉस करके आता है, जो कि 8वां है, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा जब सिंडाकॉस के बारे में बताऊंगा, तब यहाँ मैं इसके बारे में एक बार पुनः बता दूंगा कि सिंडाकॉस अलंकार होता क्या है। प्यारे बच्चों देखिए आपके लिए मैं बहुत से मेहनत करता हूँ और नई नई वीडियो आपके लिए लाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर बनता है। हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए बेटा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।